मैं प्रभाकर कुमार राय, आप तमाम साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। साथियों, विगत 2-2.5 साल से मैं राजनीति में हूँ। साथियों, राजनीति में 2 तरह के लोग आते हैं। एक वह व्यक्ति आते हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे कमाने के लिए आते हैं, विधायक, सांसद, निगम पार्षद बनने के लिए आते हैं। और एक वह व्यक्ति होता है जो अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, जिससे वह व्यक्ति कहीं न कहीं पीड़ित होता है या देश समाज में के लोगों की दुर्दशा को देखते हुए उसे हजम नहीं होता, तो वह व्यक्ति उस अन्याय के खिलाफ, उस शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए आते हैं। तो साथियों, मैं राजनीति में कभी भी पैसे कमाने के लिए या कुछ बनने के लिए नहीं आया। राजनीति हमारी एक पृष्ठभूमि रही है। जब हम 16 साल, 17 साल की हमारी अवस्था थी, उस टाइम हम राजनीति करते थे। उस टाइम हम न्याय के खिलाफ लड़ते थे, सत्ता के खिलाफ लड़ते थे। उस टाइम बिहार में लालू जी की सरकार थी। लालू जी को, सत्ता को मैंने चुनौती दिया था। और 1997-98 के 99 के दौर के जो भी राजनीतिक लोग हैं, दरभंगा जिला का, वो प्रभाकर राय का नाम अवश्य जानता होगा। हाजीपुर जो भी व्यक्ति विष्णुदेव राय जी को जानते हैं, वह व्यक्ति प्रभाकर राय को जरूर जानता होगा। हमने कभी झुका नहीं, कभी डरा नहीं, हमेशा अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा। चाहे इसके लिए हमें जो भी दुर्गति हुई, जो भी सज़ा भुगतना हुआ, हमने भुगा। कई बार हमने जेल भी गया। 15 साल हमने घर से लापता भी रहा। लेकिन किसी न किसी कारणवश जब तक मैं राजनीति में रहा, अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ लड़ता रहा। भले ही हम पारिवारिक जंजाल में फंसने के बाद, शादी होने के बाद राजनीति को त्याग दिया, अपने जीवन यापन, परिवार की भरण पोषण में लगा। हमने राजनीति से मुंह मोड़ लिया। लेकिन कोरोना अवस्था के बाद, जब कोरोना आई थी, कोरोना में लोगों की दुर्गतियां देखा, मजदूरों की दुर्गतियां देखा, तो कोरोना की काल के बाद हमारे साथ भी कुछ शोषण किया गया हुआ। उसके बाद मैंने राजनीति में कोरोना के बाद आया हूँ। लेकिन जब से मैं कोरोना के बाद राजनीति में आया हूँ, हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ता रहा हूँ, हमेशा शोषण के खिलाफ लड़ता रहा हूँ। अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मैं इससे पहले जिस पार्टी में था, हमारी अच्छी पोजीशन थी। दिल्ली के अंदर हमारा एक नाम होता था। लोग कहते थे कि हाँ, ये काम करता है, ये पार्टी का प्रचारक है। लेकिन मैंने उस पार्टी को भी लात मार दी। आज मुझे पैसा कमाना होता तो आज हमारी पार्टी सत्ता में थी। जिस पार्टी में कोरोना काल के बाद, जिस पार्टी में मैं था, और उस पार्टी में हमारी अच्छी स्थितियां थी, जो दिल्ली के अंदर किसी ने नहीं किया, वो मैंने करके दिखा दिया था। लेकिन मैंने पैसे कमाने की लोभ में नहीं, हम लड़ने के लिए मैदान में आए थे, शोषण के खिलाफ लड़ने थे। हम किसी नेता की चापलूसी नहीं करना चाहते। जो कमाना चाहता है वो क्या करता है? नेताओं की चापलूसी करना। नेता कहे कि सूरज पूरब से पश्चिम उगता है, तो हम भी कहें कि नहीं जी, सूरज पूरब से पश्चिम उगता है।
हम इसके लिए नेतागिरी करें, हम नेता की जिंदाबाद जिंदाबाद करें, चाहे नेता जो भी करे, लेकिन नहीं, हमारी अपनी आवाज़ है, हमारी अपनी सोच है, हम शोषण के खिलाफ। आज दिल्ली में, दिल्ली देश की राजधानी है, जहां पीएम सीएम रहते हैं उससे 20 किलोमीटर दूरी के अंदर दुर्दशा देखिए, जहां दिल्ली के तमाम मजदूर लोग रहते हैं, किरारी, बुरारी, सभाबाद डेरी, मवाना, ऐसे तमाम पूर्वांचल एरिया को देखिए, जो आज से 30 साल 30 साल 35 साल पहले बिहार की गांव की गलियों की जो सड़कों की जो हालात थी, उससे भी बदतर हालात है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम आर्थिक दृष्टि में तीसरी शक्ति बन रहे हैं, हम देश की विश्व की तीसरी शक्ति हैं, हम विकास कर रहे हैं। कैसी विकास? अगर शरीर का एक भाग बढ़ जाए, सपोज करो हमारा पूरा शरीर है और शरीर का नाक बड़ा हो जाए, तो क्या हम उसको विकास कहेंगे? विकास का मतलब होता है कि सारा विकास। आज अमेरिका का राष्ट्रपति पिछले विगत दिनों में आए थे, पूरे दिल्ली की सड़कों पे, रोडों को पे दीवार खड़ी कर दी गई कि कोई भी व्यक्ति हमारे दिल्ली की झुग्गी और झोपड़ी न देखे। क्या उसी को विकास करते हैं? विकास सिर्फ 10% लोगों का विकास हो रहा है। 90% लोग आज कहाँ हैं? 90% लोग 5 किलो राशन के लिए पूरे दिन लाइन में खड़े रहते हैं। यही हमारे देश की विकास है। आज हमारे देश में 80% आबादी जो मजदूरी करते हैं, उनके दादा भी मजदूरी करते थे, पिता भी मजदूरी किए, बेटा भी मजदूरी कर रहा है और आने वाले भविष्य में पोता भी मजदूरी करेगा। 10-10 हज़ार रुपये पे 12-12 घंटे काम करते हैं। साथियों, मेरे मित्रों, मेरे देशवासियों, यह कैसी विकास है? आज के कोई एक सांसद 10,000 रुपये में 10 दिन अपना जीविका पार करके दिखा दे, जीवन जी के दिखा दे। 10 दिन की बात तो दूर, 10,000 में 2 दिन जीवन यापन करके दिखा दे, मैं मान लूँगा। साथियों, एक नमकीन बनाने वाला फैक्ट्री जो नमकीन बनाता है, पॉपकॉर्न बनाता है, 50 रुपये मक्के खरीद के पॉपकॉर्न बना के 500 रुपये किलो बेचता है। नमकीन वही दाल, चावल, बेसन का मिलाकर 1000 रुपये किलो बेचता है। वो अपने फैक्ट्री की सारी खर्चे जोड़ता है, फैक्ट्री का किराया जोड़ता है, बिजली बिल जोड़ता है, अपने घर के खर्चे जोड़ता है, उसके बाद प्रॉफिट जोड़ता है। लेकिन एक मजदूर 12-12 घंटे काम करने के 10-10 हज़ार रुपये में 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। हमारे घर की माएँ बहनें, हमारे घर की बेटियां 8-8 हज़ार 7-7 हज़ार में 10-10 घंटा फैक्ट्री में काम करते हैं। आखिर 10,000 रुपये में क्या होता है? आज महंगाई अपने आप के चरम सीमा पे है, जो कोई भी सब्जियां भी 100 रुपये किलो से कम नहीं मिलता है। बताओ मेरे मित्रों, बताइए मेरे साथियों, 300 रुपये कमाने वाला व्यक्ति कहाँ अपने परिवार को सब्जियां खिलाएगी, कहाँ अपने बच्चों को दूध पिलाएगी, कहाँ अपने माँ बाप को क्रियाक्रम करेगा, सेवा करेगा, कहाँ बच्चे को शादियाँ करेगी। आज देश में हर घंटे आत्महत्या हो रहा है। आत्महत्या ये करोड़पति नहीं करते हैं, उन गरीब परिवार के लोग आत्महत्या करते हैं जो परिवार कर्जे के अंदर दबा हुआ है, साहूकारों के चंगुल में फंसा हुआ है। साहूकारों के चंगुल में फंसकर लोग आत्महत्या ही कर रहा है। क्या यही हमारे देश की विकास है? 10,000 रुपये में लेकिन एक मजदूर 12-12 घंटे काम करते हैं। क्या वो अपने 10,000, जो एक सांसद 10,000 में 2 दिन अपने परिवार को नहीं खिला सकता?
क्या एक मज़दूर पूरे महीने 10,000 रुपये में क्या अपने एक बच्चे को खिला सकता है? क्या अपने बच्चों को परवरिश करता है? क्या अपने बच्चों की शादियां करती है? माँ बाप को सेवा करता है? नहीं कर सकता। आज मज़दूरों की थालियों से सब्जियां गायब है, मज़दूरों के बच्चों से दूध गायब है, लेकिन सरकार कहती है विकास, हमारे देश का विकास हो रहा है। आज जहां हमारे देश के मज़दूर रहते हैं, सिर्फ पीएम सीएम आवास से 20 किलोमीटर हट के देखिए, अगर आपके घर पे टंकी में गंदगी हो, कूलर में गंदगी हो, तो सरकार के आदमी आता है 5,000 रुपये जुर्माने करता है। लेकिन यहाँ नालियों की पानी घर में घुस रहा है, घर के आगे बदबूएं आ रहे हैं, भर भर ठंड हैं, उनके पानियाँ लगी है, बिजली के तारे घर पे नंगे नाच चमक रहे हैं, जो कभी किसी की मौत होती है। हर दिन बिजली करंट से गरीबों के बच्चे परिवार उजड़ते हैं। सरकार कहाँ है? उस देश को सरकार विकास कहते हैं। आजकल के मीडिया, जितने मीडिया हैं साथियों, ये मीडिया भी बिके हुए हैं। गोदी मीडिया पैसों की लालच में सिर्फ मोदी 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 मोदी, पाकिस्तान हिंदुस्तान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, चाइना, सिर्फ यही करते हैं। आज कोई मीडिया वाले गरीबों की आवाज़ नहीं उठाता। आज कोई मीडिया वाले यह नहीं कहता है कि जिस परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला है, 5 व्यक्ति का परिवार है, 10,000 रुपये मिलता है, उस 10,000 रुपये में 5 आदमी का परिवार कैसे चलेगा? आज सरकारी न्यूनतम मजदूरी सरकार तय कर देती है 18,000, 16,000, 15,000, लेकिन मित्रों, उनके चमचे, उनके नेता बैनर पोस्टर लगा के छाड़ देते हैं कि सरकार ने मजदूरी बढ़ा दी, अब मजदूरों का विकास होगा। लेकिन उन नेताओं से क्या भी पूछना चाहता हूँ, और आप जितने भी सम्मानित साथी हैं सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो मजदूरों को मिल पाता है? नहीं मिलता मित्रों, नहीं मिलता। इसका पोल खोलो अभियान चलाऊँगा। आज उसी गली से, उसी सड़क से वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें वो अधिकार दिया है कि ये नेता लोग, सत्ता पे बैठने वाले लोग हमारे गली पे, हमारे चौखट पे, हमारे दरवाजे पे आते हैं। साथियों, अधिकार नहीं होता है तो ये एसी रूम से उतरकर, फॉर्चूनर से उतरकर हमारे गली और मोहल्ले में नहीं आता, हमारे घर के दरवाजे पे नहीं आता। आज जिनकी फैक्ट्रियां थी, जिसके दादा की एक फैक्ट्रियां थी, उनके पोते की 10-10 फैक्ट्रियां चल रही है। लेकिन हमारा मजदूर भाई, जिनके दादा मजदूरी, बेटा मजदूरी, पोता मजदूरी कर रहा है। हमारा दादा भी रिक्शा चलाता था, हमारा बाप भी रिक्शा चलाता था, और हम भी आज रिक्शा चला रहे हैं। कहाँ है विकास? साथियों, क्या यही के लिए, इसी के लिए हमारे देश के हजारों महापुरुषों ने कुर्बानियाँ दी थी? जिस टाइम भगत सिंह, सुखदेव जी को खेलने का उम्र था, कूदने का उम्र था, शादी करके परिवार बसाने का दिन था, ऐयाशी करने का दिन था, उस टाइम उन्होंने फांसी की फंदे को झूला। क्या इसी के लिए? गांधी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, विदेश से डिग्रियां ली थी, अच्छे परिवार के थे, बैरिस्टर थे, लेकिन उन्होंने कोट पैंट उतार कर एक धोती पहन, 5 हाथ का धोती पहन के नंगे होकर इस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा। क्या यही दिन देखने के लिए? जितनी अंग्रेज हमारे शोषण कर रहा था, आज भी हमारे देश में 80% लोगों के साथ शोषण हो रहा है। लेकिन इसके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई न तो गोदी मीडिया है, न कोई राजनीतिक पार्टियां हैं। आज देश में राजनीतिक पार्टियां भी 2-3 तरह के हैं।
एक तो सत्ता के लिए पे बैठे हैं, दूसरा सत्ता हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है, और तीसरा है जो समाज में इस दबे कुचले की आवाज़ को लेकर लड़ना चाहता है, उसको पार्टी में लेकर उसका शोषण करने के लिए, दलाली करके पैसे कमाने के लिए, उसे समाज में आवाज़ नहीं उठाना है, उसे समाज गरीबों के लिए लड़ाई नहीं लड़ना है। वह सिर्फ यही नारा देता है कि आदमी लाके मेरी पार्टी का प्रचार करो, और आदमी में ले अपने घर से, परिवार से, समाज से ले कर मेरे घर पार्टी ऑफिस में आदमी को जुटान करो, जैसे सस्ता के नाम पे उसको कोई काम पड़े, आधार कार्ड, राशन कार्ड, नौकरी धराने, कोई कोर्ट कचहरी 5,000 10,000 ठग के काम करो, अपनी कमाई करो, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। राजनीतिक पार्टियां भी ऐसी हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों से एक यही उम्मीद करता हूँ कि जब तक जिंदा रहूँगा, भले ही मैं 15 साल राजनीति में नहीं था, 2 साल से राजनीति में था हूँ, और अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, शोषण के खिलाफ लड़ता रहा हूँ, लड़ता रहूँगा जब तक सांसें चलेगी, जब तक हमारी सांसें रहेगी, हम इस अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, अपनी आवाज़ सत्ता तक पहुँचाएंगे। लेकिन मित्रों, मेरे साथियों, मैं अकेला करूँगा कुछ नहीं होगा। हाँ, मुझे मालूम है जिस दिन मेरे शरीर से खून बहेगी, जिस दिन हमारे शरीर की राखें उड़ी आएगी, उस दिन एक प्रभाकर नहीं, हजारों प्रभाकर पैदा होगा। हजारों प्रभाकर उठेंगे इस शोषण के खिलाफ, क्योंकि ये धरती वीरांगना नहीं हुई है, ये धरती क्रांतिकारियों की धरती रही है, ये धरती महापुरुषों की धरती रही है। जब जब हम अत्याचार हुआ है, जब जब अन्याय हुआ है, जब जब जुल्म हुआ है, जब जब शोषण हुआ है, हमारे देश के हजारों युवक ने उठा है और उस अन्याय को, जुल्म के लिए लड़ाई लड़ी और उसे ख़त्म किया है, उस सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम किया है। तो साथियों, हमें पूर्ण विश्वास है कि हम इसमें कामयाब होंगे, लेकिन आप लोगों से एक उम्मीद की तरह हाथ जोड़ के विनम्र करते हैं कि साथियों, मेरे मित्रों, मेरे अभिभावकगण, सपोर्ट कीजिए, सच का साथ दीजिए। साथ देना कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे साथ आके खड़े होइए। साथ देने का मतलब यह नहीं है कि आप मुझे आर्थिक मदद करें इस लड़ाई में। साथियों, आज मीडिया का ज़माना है। अगर आप मेरे बातों को, सच्चाई को एक शेयर भी करते हैं, एक लाइक भी करते हैं, तो वह एक बहुत बड़ी सपोर्ट होता है। मैं किसी भी व्यक्ति को यह नहीं कहूँगा कि सामना सामने आकर सपोर्ट करें। पार्टीवाद से उठिए, सच का साथ दीजिए। अगर आप मेरे बातों को 500,000 लोगों तक पहुंचाते हैं तो यह भी बहुत बड़ी सपोर्ट है। साथियों, हम अगले संडे से पोल खोलो अभियान चालू करूंगा कि सरकार के द्वारा चलाए गए अभियान, नियम कानून क्या जनता को मिल पाती है? क्या गरीबों को न्यूनतम मजदूरी मिल पाता है? क्या गरीबों को शिक्षा, बच्चे को शिक्षा मिल पाता है? साथियों, बच्चों की, गरीबों को अपनी दुर्दशा से निकलने का एक ही रास्ता था, शिक्षा। शिक्षा के मार्फत
हमारे देश के गरीब लोग, मजदूर लोग अपनी गरीबी से बाहर निकल सकते थे, लेकिन इस देश के सत्ताधारी लोगों ने इस शिक्षा को भी व्यापारीकरण बना दिया, एक व्यापार बना दिया। जिसके पास जितना पैसा है वो अपने बच्चे को उस हिसाब से शिक्षा। बताओ, किसी का बच्चा इंग्लैंड में पढ़ता, विदेश में पढ़ता, कोटा में पढ़ता, दिल्ली में अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ता, क्या उस बच्चे के मुकाबले हमारे गरीब के बच्चे, घर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़कर क्या नौकरियां हासिल कर लेगी? क्या हमारे गरीब के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर बन पाएंगे? जो आज इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस यहाँ 2.5-3 लाख रुपए है, साल का है, 4 लाख रुपए सालाना खर्चा है। क्या कोई रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, सर पे कट्टे ढोने वाला व्यक्ति अपने बच्चे को इंजीनियर बना देगा? नहीं संभव है। साथियों, हजार लाखों में कहीं एक निकल जाता। वैसी को ये नेता लोग, सत्ता पे बैठे लोग अपवाद बना लेता है। आज सरकार पर बैठे लोगों का एक काम था कि कम से कम शिक्षा एक तरह से देना, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे चपरासी का बेटा, सबको शिक्षा एक समान देना चाहिए। लेकिन शिक्षा को भी व्यापार बना दिया गया है। आज हमारे देश में एक भी सरकारी स्कूल के मास्टर का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता। क्यों साथियों? जिसको अपने शिक्षा पे विश्वास नहीं हो, अपने कर्म पे भरोसा नहीं हो, जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, जबकि सरकारी स्कूल का टीचर की सैलरी 40,000, 50,000, 60,000 लाख रुपए होता है, वहाँ नहीं पढ़ाकर प्राइवेट में 10,000, 15,000 रुपये के टीचर के पास भेजता है। उस व्यक्ति को अपने शिक्षा पे विश्वास नहीं है। सरकारी स्कूल के कोई भी सरकारी नौकरी करने वाले का बच्चा, किसी भी व्यापारी का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। क्यों साथियों? जो अपने बच्चे, अपने आप को भरोसा नहीं हो कि हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं करा सकते, क्या उसको सरकारी स्कूल में पढ़ाने का अधिकार है? नहीं है। इसके खिलाफ ज़रूरत, आवश्यकता है मुहिम चलाने का, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का। एक सांसद जो अपने एरिया का प्रतिनिधि करता है, लेकिन उसका बच्चे नहीं पढ़ता है। जिस दिन सरकारी स्कूल के टीचर का बच्चा, सरकारी नौकरी करने वाले का बच्चा, विधायक का बच्चा, सांसद का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने लगेगा, मेरे देशवासियों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, उस दिन शिक्षा व्यवस्था अपने आप उठ जाएगी। उस दिन हम समझेंगे कि भारत का, इस देश का विकास हुआ है। नहीं, आज ज़रूरत है मित्रों इसके खिलाफ मुहिम चलाने का, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का। इसलिए लास्ट में मित्रों, मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, मेरे अभिभावकगण, सबसे मैं साथियों एक ही निवेदन करूँगा कि मैं अब किसी के भरोसे, किसी राजनीतिक पार्टियों पे विश्वास नहीं करके, क्योंकि मैंने, अब छोड़िए वो उतना मैं नहीं कह सकता, बोल सकता, लेकिन जहाँ मुझे लगेगी कि चापलूसी होता है, मैंने लात मारी है। और आने वाले भविष्य में आप देखिएगा, मेरी जान रहे या नहीं रहे, क्योंकि मैं कोरोना अवस्था में ही मर चुका था, और मेरे जैसे हालत किसी की होती तो वो फांसी लगा के मर गया होता। लेकिन मैं ज़िंदा हूँ सिर्फ आत्मबल कर पे, क्योंकि मैंने 14 साल से जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ और बड़े से बड़े जुर्मों के खिलाफ लड़ाई लड़ा। और मुझे ईश्वर पे विश्वास है
कि मैंने जीत हासिल, ईश्वर के आशीर्वाद से, आप तमाम साथियों के आशीर्वाद से मैंने जीता है। मैं यह जंग भी जीतूँगा और अच्छी तरह जीतूँगा। लेकिन इसमें आप तमाम साथियों से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि साथ दीजिए। अगर मैं सच कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, मैं अगर जुल्म के खिलाफ़ आवाज़ें उठा रहा हूँ तो उसमें साथ दीजिए। साथियों, आप लोग भी कहीं न कहीं इससे प्रेरित होंगे, क्योंकि देश में आज हमारे देश की सत्ता पे बैठे लोग जो कह रहे हैं कि हमारी देश तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहा है, तो साथियों तीसरी अवस्था ये 150 करोड़ लोगों की नहीं बन रही है, ये सिर्फ 10% लोगों की बन रही है। जिस टाइम हमारे देश में राष्ट्रपति आए थे, उस टाइम हमारे देश की सड़कों को दीवालों से घेर दिया था कि हमारे देश की दुर्दशा न देखें। सिर्फ 10% लोगों को दिखाया गया था। तो साथियों, हम इसका मुहिम अगले संडे से पोल खोलो अभियान चालू कर रहे हैं। सीधा जनता की आवाज़ सत्ता तक। क्या सत्ता को सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान, सरकार के द्वारा सुविधाएं, सरकार के द्वारा लागू किए गए न्यूनतम मजदूरी, सरकार देश की सड़कें, देश की राजधानी दिल्ली की सड़कें, सीधा जनता बोलेगी। सवाल मेरा होगा, जवाब जनता का होगा। सुनेगी सत्ता, लेकिन सत्ता तभी सुनेगी जब आप तमाम लोग साथ दीजिएगा। साथियों, अच्छे फिल्म देखते हैं तो उसे 1 मिनट में शेयर करके वायरल कर देते हैं। कोई रोमांचक चीज़ हो उसे वायरल कर देते हैं। एक बार मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि अगर देश की 80% लोगों की कोई बात हो, कोई जवाब हो, तो उसे वायरल एक बटन दबाने में 1 सेकेंड लगता है। मेरे साथियों, उसकी वायरल ज़रूर करना। जो सत्ता के कानों तक पहुंच पाए, नहीं तो लास्ट में हमारे देश के क्रांतिवीर भगत सिंह का कहना था कि अगर सत्ता पे बैठे लोगों की कान बहरी हो जाए, आँख बंद हो जाए, तो धमाके की ज़रूरत पड़ती है। अगर धमाके की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आपका बेटा, आपका भाई प्रभाकर कुमार राय करने के लिए तैयार है, और वो धमाके करके दिखाएगा। इसलिए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाईगण, मैं लास्ट में एक ही विनती करूँगा कि सच का साथ दीजिए, सत्य में सहयोग कीजिए। साथ का मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे साथ आके खड़ा होइए, कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे आर्थिक मदद कीजिए। अगर आप एक शेयर का बटन दबाकर भी सहयोग करते हैं तो यह हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी सहयोग है। नमस्कार, प्रणाम।